सभी को नमस्कार। आधुनिक रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल इस चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आधुनिक काल में शाकुंतल की कालिदास की इस कालजयी रचना की रंग यात्रा के दो पड़ावों की पिछले दो वक्तव्यों में चर्चा की है। पहला पड़ाव 1779 से आरंभ होता है, इस जो कि लगभग 80 वर्ष तक चलता है, 1875 तक। इसके अंतर्गत काल की एक रेखीय अवधारणा के साथ प्रोसीनियम थिएटर पर अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाश्चात्य रंग शैली का प्रभाव है। पारसी रंगमंच भी अभिज्ञान शाकुंतल करता है। उसमें कुछ भारतीय लोक नाट्यों की शैली, गीत संगीत और नृत्य मिला करके ड्रॉप कर्टेन का बहुत अधिक प्रयोग करते हुए यह एक प्रेम कथा के रूप में प्रायः शाकुंतल प्रस्तुत किया जाता है। यह 1875 तक पहला पड़ाव चलता है और भारतेंदु विक्टोरिया नाटक मंडली द्वारा प्रस्तुत की जाती हुई शाकुंतल की एक शो को देखते हैं और किस प्रकार से सस्ती व्यावसायिकता का दबाव, छिछोरापन उसमें है, इसको अनुभव करके वे संकल्प करते हैं कि भारतीय नाट्य की आत्मा का वे आविष्कार करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत नाटक कैसे खेला जाना चाहिए यह वे बताएंगे और इस दिशा में वे बहुत सक्रिय भी होते हैं। जून के महीने में 1875 के साल से दूसरा पड़ाव शाकुंतल के माध्यम से भारतीय रंगमंच की अस्मिता की खोज का लगभग आरंभ होता है। इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं कि नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बनाने का प्रयास किया जाता है। नाट्यशास्त्र की अभिनय प्रविधियां अपनाई जाती हैं। शाकुंतल की जो भावधारा है उसमें डूबने का प्रयास किया जाता है। उसकी कविता को मंच पर उतारने का प्रयास किया जाता है और मनुष्य और पर्यावरण के संबंध की एक कृति के रूप में भी उसकी प्रस्तुति की जाती है। प्रकृति को सजीव बना दिया जाता है। ये जो यथार्थवादी शैली है उसके चौखटे को, उसके दायरे को तोड़ करके और जो आदर्श मूलक भाव मूलक शैली हमारी भरतमुनि के प्रस्थान से चली आ रही है उसकी ओर ताकती है यह शाकुंतल की रंग यात्रा और उससे जुड़ती है। या दूसरे पड़ाव में हम देखते हैं उसकी अनेक प्रस्तुतियों की मैंने चर्चा की है और कितनी विविधता अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुतियों में उसके द्वारा आई। आज तीसरे पड़ाव की चर्चा करेंगे। इन सब विविध प्रस्तुतियों की सारी विविधता और संपन्नता के बावजूद अभिज्ञान शाकुंतल की आत्मा उस रूप में साकार नहीं हो सकी थी अभी तक, जो अभिज्ञान शाकुंतल पणिक्कर ने, कावलम नारायण पणिक्कर ने जब प्रस्तुत किया तो उसमें उसका एक स्वरूप सामने आया। और कावलम की प्रस्तुति 1982 में कालिदास समारोह उज्जैनी के मंच पर प्रस्तुत की गई। इसके पहले कावलम नारायण पणिक्कर मध्यम व्यायोग अपना प्रस्तुत कर चुके थे 1978 में और मलयालम के वे जाने माने नाट्यकार, रंगकर्मी के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। भास के नाटकों की प्रस्तुति की ओर उन्होंने ध्यान दिया, नाट्यशास्त्र का भी उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने जो मध्यम व्यायोग प्रस्तुत किया वह भारतीय रंगमंच की एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। भारतीय रंगमंच के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना उसको माना गया। फिर उनसे अनुरोध किया गया कि वह अपना अभिज्ञान शाकुंतल भी प्रस्तुत करें। दोनों नाटक मूल संस्कृत में कवलम नारायण पणिक्कर ने प्रस्तुत किए। यह जो शाकुंतल की प्रस्तुति 1982 में की गई, इसके द्वारा शाकुंतल की रंग यात्रा का तीसरा पड़ाव आरंभ होता है।
पणिक्कर कालिदास की भावधारा और मूल कृति का जो संदेश है उसको मंच पर उतारने का प्रयास करते हैं। यह तो उनकी एक प्रस्तुति का ब्रोशर है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वे पाठ से उपपाठ निकालते हैं, टेक्स्ट से सब टेक्स्ट वे निकालते हैं। पणिक्कर की प्रस्तुति में, पहली ही प्रस्तुति में जो मैंने देखा, उनकी 3 प्रस्तुतियों का मैं साक्षी रहा हूँ। शाकुंतल की, उसमें शिकार का घेरा डालने के लिए काम करने वाले लोग, जनता के प्रतिनिधि दुष्यंत के साथ चलते हैं। शिकारी के रूप में, शिकारी राजा के रूप में दुष्यंत प्रवेश करता है और एक समूह उसके साथ चलता है। वह समूह शिकार के लिए घेरा डालने वाले लोगों का समूह बन जाता है। समूह का अनेक प्रकार से रचनात्मक उपयोग पणिक्कर अपने नाटकों में, अपनी प्रस्तुतियों में करते हैं। मध्यम व्यायोग में भी त्रिभुजाकार आकृतियां वे समूह के द्वारा निर्मित करते हैं। यस त्रिशंगो ममत्वासीत मनोज्ञो वंश पर्वतः समध्य श्रृंग भंगेन मनस्तपति में भृशम। यह ब्राह्मण केशवदास वहां विलाप करता हुआ कहता है, मेरे 3 शिखरों वाला पर्वत टूट गया है। तो 3 शिखरों को समूह की आकृतियों के द्वारा रचते हैं पणिक्कर वहां। इसी प्रकार से यहाँ शिकार के लिए घेरा डालने वाला समूह है, वो अलग अलग आकृतियों में अलग अलग तरह की आवाजें उत्पन्न करता हुआ दुष्यंत के पीछे, आगे, आजू बाजू में चलता है। यही शिकार के लिए घेरा डालने वाले लोग प्रजा, प्रकृति बन जाते हैं, प्रजा के प्रतिनिधि बन जाते हैं। आखेट का अभिप्राय रूपायित होता है और मृगया विहारी राजा दुष्यंत, यह ध्वनि बार बार गूंजती है मंच पर, यह शिकारी राजा दुष्यंत आ रहा है। यह समूह के लोग बार बार इस वाक्य के 2-3 शब्दों को दोहराते हैं, कई कई ध्वनियों में, कई कई अर्थ विच्छित्तियों के साथ दोहराते हैं। उसके बाद फिर विरोध का, प्रतिरोध का स्वर आ जाता है उनके इस कथन में कि यह शिकारी राजा है, संभल कर रहना है। और फिर चेतावनी का स्वर आता है जो भरतवाक्य में कालिदास कहते हैं, प्रकृति हिताय पार्थिवः। यह वाक्य फिर बार बार दोहराया जाता है समूह के द्वारा। तो समूह के द्वारा कालिदास के कुछ शब्दों को बार बार दोहराते हुए नाटक की गूंज और अनुगूंज को मंच पर रचते हैं पणिक्कर। पाठ से उपपाठ निकालने का उनका एक रंगमंच का विशेष वैशिष्ट रहा है। पणिक्कर मृगया विहारी राजा दुष्यंत है, इन 3 शब्दों को एक समूह के द्वारा कई कई भाव भंगिमाओं में बार बार उच्चरित करवाते हैं। समूह राजा के शिकार के लिए हांका लगाने वाले वनवासियों का समूह बन जाता है। यह उल्लास के साथ राजा का स्वागत करता हुआ इन 3 शब्दों को बोल बोल कर मंच पर थिरकता है। यही समूह राजा की आखेट वृत्ति के घातक रूप को पहचानता है। तब यही 3 शब्द प्रतिरोध और विशेष, प्रतिरोध और विरोध के स्वर बनकर समूह के द्वारा कहलवाए जाते हैं। इस समूह की आवाज को प्रभावी बनाने के लिए पणिक्कर भरतवाक्य से कुछ शब्द फिर उठाते हैं और उनको गुंजित कराते हैं बार बार मंच पर। यह पहली प्रस्तुति में तो पणिक्कर ने तीसरे अंक के बाद ही अचानक शाकुंतल समाप्त कर दिया। जो समूह चल रहा है वह साक्षी बनता है कि दुष्यंत शकुंतला के साथ प्रेम संबंध स्थापित करता है और उसको छोड़ करके जा रहा है। तब वे विरोध का स्वर गुंजारित करते हुए पुकारते हैं कि इसको स्वीकार करो, और दुष्यंत को स्वीकार करना पड़ता है। यह पणिक्कर का नाटक बन जाता है। कालिदास का पूरा नाटक पहली प्रस्तुति में उन्होंने नहीं खेला, पर दूसरी और तीसरी प्रस्तुतियों में पणिक्कर नाटक की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरते हैं। आखेट का अभिप्राय चिरंतन स्त्री की खोज का अभिप्राय बनने लगता है। फिर वो पूरा शाकुंतल प्रस्तुत करते हैं। वे दुष्यंत को आखेटक के रूप में दिखाते हैं, शकुंतला को मृग शावक के रूप में दिखाते हैं। यही मृग शावक फिर शकुंतला बन जाता है। यह जो खेल चलता है, यह सांख्य के पुरुष और प्रकृति के बीच का खेल बन जाता है। इस रूप में पणिक्कर कालिदास के नाटक को पुनः परिभाषित करते हैं।
त्वामामनन्ति प्रकृतिं पुरुषार्थ प्रवर्तिनीं तद्दर्शिन उदासीनम त्वामेव पुरुषम विदुः। यह रघुवंश में कालिदास ने कह दिया। प्राचीन सांख्य का प्रतिपादन तो कालिदास ने बहुत सुंदर काव्यात्मक भाषा में वहां कह कर ही दिया है। आप ही प्रकृति बनते हैं, आप ही पुरुष बनते हैं। प्रकृति और पुरुष का जो खेल चलता है उसको कालिदास जिस प्रकार से विक्रमोर्वशीयम में दिखाते हैं, उसको भी विक्रमोर्वशीयम की अपनी प्रस्तुति में पढ़ कर साकार करने का प्रयास करते हैं। मालविकाग्निमित्रम में भी उसको साकार करने का प्रयास करते हैं। पर विशेष रूप में प्रकृति और पुरुष के बीच की है जो लीला है, इसको अभिज्ञान शाकुंतल की अपनी प्रस्तुति में वे उभारते हैं अभिनय के द्वारा। तीसरी प्रस्तुति में हरिण शावक का अभिनय उसी अभिनेत्री से कराया जाता है जो शकुंतला बनती है। तब हरिण शावक का दुष्यंत को बार बार चकमा देकर भाग निकलने का खेल प्रकृति और पुरुष के बीच की लीला बन जाता है। प्रकृति शब्द की व्यर्थकता का भी रचनात्मक उपयोग पणिक्कर ने अपनी प्रस्तुति में किया है। प्रकृति हिताय पार्थिव है, इसमें प्रकृति प्रजा है, राजा को प्रजा के हित के लिए काम करना चाहिए। यह पुकार प्रकृति ही इसमें बार बार करती है। तो प्रकृति प्रजा के रूप में सामने आती है। प्रकृति एक चिरंतन आद्य तत्व के रूप में सामने आती है। पुरुष और प्रकृति के बीच का खेल वह रचती है। यह पणिक्कर द्व्यर्थक जो प्रकृति शब्द है उसके द्वारा यहाँ पर एक रंगमंच रचते हैं। सात्विक अभिनय विशेष रूप से उस पर वे ध्यान देते हैं। जो आंगिक अभिनय की जटिलताएं हैं उनमें वे उतना नहीं उतरते हैं, और उपकरणों का प्रयोग तो वे कम करते ही हैं। भरत मुनि का जो नाट्य मंडप का विधान है उसका भी वे प्रयोग करते हैं, पर बहुत ज्यादा आग्रह उनका नहीं है। ये जो बाहरी तत्व हैं इन पर, आंगिक भी स्थूल तत्व है, मुद्राएं शारीरिक, उसकी अपेक्षा वे भूमिका में प्रवेश करके और नाटक की व्याख्या करने की पद्धति पर ध्यान देते हैं। भूमिका में आवेश, सत्व का आवेश हो, इस पर वे ध्यान देते हैं, और पाठ के भीतर से उपपाठ वे निकालते हैं। मतवारणी रंगपटी का कल्पनाशील प्रयोग वे करते हैं अपने रंग विधान में। और रंगपटी जो दो नट दो छोरों पर पकड़ करके और लाते हैं रंगमंच पर, उसके माध्यम से भरत मुनि कहते हैं कि जवनिका क्षेपे ही प्रतिपात्र प्रवेशनम। उस जवनिका को ला करके और एक एक किसी किसी पात्र का प्रवेश रंगमंच पर कराया जाए, यह निर्देश वे देते हैं। जवनिका का इसी रूप में उपयोग अनेक हमारे समय के रंगकर्मियों ने संस्कृत नाटक करते हुए कराया है कि वे पात्र के प्रवेश के लिए रंगपटी जवनिका को दो सिरों पर दो नट पकड़े हुए आते हैं, उसके पीछे जिस पात्र को प्रवेश करना है वह आता है, दोनों नट उसको हटा करके प्रस्थान करते हैं तो पात्र का प्रवेश हो जाता है। पर पणिक्कर ने जवनिका के भरत मुनि सम्मत स्वरूप में कुछ और बहुत कुछ नया जोड़ा। उन्होंने जवनिका को दोनों पात्रों के बीच में प्रस्तुत कर दिया, रख दिया। दोनों के बीच में पर्दा है, इस पर्दे के आर पार दोनों खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक व्याख्या जवनिका के द्वारा शाकुंतल की स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों की, कि उनके बीच में यह पर्दा है। यह पर्दा हटता है, सामने आ जाता है, उसके पीछे खड़े हुए हैं दुष्यंत और शकुंतला। पर समूह के जो पात्र हैं, कोरस के जो पात्र हैं, वे साथ में हैं, वे पीछे बने हुए हैं। पीछे एक से अधिक जवनिकाएं आ जाती हैं, कई जवनिकाएं हो जाती हैं, फिर जवनिकाएं ऊपर तान दी जाती हैं। यह भी पणिक्कर करते हैं। जवनिका का विविध अभिप्रायों के साथ पणिक्कर इस पर्दे का अपने नाटक में प्रयोग करते हैं। वे शकुंतला को हरिण शावक बना देते हैं, मृग का छोना बना देते हैं। दुष्यंत उसके पीछे शिकार करते हुए आ रहा है, यही मृग का छोना अचानक शकुंतला बनकर के उसके सामने उपस्थित हो जाता है। यह जो खेल है यह विविध अभिप्राय प्रकट करता है। दुष्यंत की आखेटक वृत्ति, जो आखेट हरिण शावक के लिए है, वही आखेट भावना शकुंतला के लिए उसके मन में आ जाती है। फिर आगे बढ़कर के शकुंतला और दुष्यंत के बीच संबंध प्रकृति और पुरुष के बीच की लीला बनने लगते हैं। यह विविध प्रकार से इसको पणिक्कर
प्रस्तुत कराते हैं। इतना पढ़ करके अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुति के बारे में निवेदन करके एक दूसरी बड़ी जो रंगकर्मी हमारे समय की हैं, विजया मेहता, उनके शाकुंतल पर कुछ बात करूंगा। विजया मेहता भारतीय रंगमंच की बड़ी विभूति हैं और मराठी रंगमंच को उनका बहुमूल्य योगदान माना जाता है। उन्होंने 1985 में गोवा हिंदू एसोसिएशन के तत्वावधान में मराठी में अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुति की। इसी प्रस्तुति को उन्होंने उज्जैनी में कालिदास के समारोह के रंगमंच पर भी पुनः प्रस्तुत किया। नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच का निर्माण उन्होंने इसके लिए कराया। एक अच्छे इंजीनियर गोडसे जी के द्वारा मतवारणी, रंगशीर्ष और रंगपीठ को उन्होंने डिजाइन करवाया। नाट्यशास्त्र सम्मत आंगिक को उन्होंने बहुत अपनाया। वाचिक बहुत ही शक्तिशाली उनके नाटकों में रहता है और सारी प्रस्तुति उनकी सदैव बांधने वाली हुआ करती है, सफल प्रस्तुति ही हुआ करती है। शाकुंतल के बहुत ही सफल प्रयोग उन्होंने अनेक बार किए। यह ढांचा उन्होंने मतवारणियों का जिस प्रकार से गोवा हिंदू एसोसिएशन की प्रस्तुति में निर्मित कराया था, उसका चित्र है और पीछे इसमें वेदी बनाई गई है। उसके पीछे दृश्य पट भी कुछ रखा गया है। यह गोवा हिंदू एसोसिएशन के ही लिए उन्होंने जो प्रस्तुति की थी, उसमें दुष्यंत की राजसभा का दृश्य है। शकुंतला दुष्यंत को विलाप विश्वास दिलाना चाह रही है, उसके सामने अपना आत्मनिवेदन कर रही है। पीछे प्रतिहारी खड़ी हुई है, पीछे दृश्यबंध भी है और भराव रंगमंच का जिस प्रकार से इसमें पैदा किया गया है, उसको हम देख सकते हैं। दोनों मतवारणियों को नाट्यशास्त्र के पाठ की एक व्याख्या के अनुसार रंगपीठ से उन्होंने ऊंचा रखा, रंगशीर्ष को भी उन्होंने ऊंचा रखा और इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल की एक प्रस्तुति बहुत ही अपूर्व रूप में सामने आई। अभिनेताओं के प्रवेश और निर्गम हेतु गलियारे के रूप में मतवारणियों का उन्होंने उपयोग किया, जो नाट्यशास्त्र में वर्णित विधान से पूरी तरह मेल नहीं खाता है, पर रंगों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। कषाय वर्ण की वेशभूषा आश्रम के निवासियों को धारण कराई गई और आश्रम के वातावरण का निर्माण किया गया। वातावरण को साकार वाचिक के द्वारा, आंगिक के द्वारा, दृश्यपटों के द्वारा, रंग सज्जा के द्वारा जिस प्रकार से विजया मेहता कराती हैं, उससे प्रस्तुति में जान आ जाती है। और उसके बाद फ्रिट्ज बेनेविट्स जो प्रख्यात विश्वविख्यात निर्देशक हैं और प्रथम जो प्रस्तुति मैंने अभिज्ञान शाकुंतल की कवलम पणिक्कर के द्वारा देखी थी, उसमें फ्रिट्ज बेनेविट जो उपस्थित थे और वे बहुत अभिभूत थे। सारे संस्कृत के पंडित उसको उस सहज रूप में स्वीकार नहीं कर सके थे। पणिक्कर ने जिस तरह से शाकुंतल प्रस्तुत किया और जिस तरह से उन्होंने तीसरे अंक पर ही ले जा करके समाप्त कर दिया, तीसरे चौथे अंक पर ही, और एक अपनी अलग व्याख्या प्रस्तुत की। पर फ्रिट्ज बेनेविट्ज ने कहा कि अद्भुत कुछ हुआ है यह। उन्हीं के सहयोग से विजया मेहता ने विदेशों में प्रस्तुति के लिए अभिज्ञान शाकुंतल तैयार कराया और उसकी प्रस्तुति का यह दृश्य है। इसमें विदेशी अभिनेत्री शकुंतला का अभिनय कर रही है और दुष्यंत और शकुंतला आमने सामने हैं। उसी प्रस्तुत एक और प्रस्तुति देवाशीष राय के निर्देशन में, जो बंगला के निर्देशक हैं, कालिदास महोत्सव में उज्जैनी में की गई। यह प्रेम कथा की रोमांटिक प्रस्तुति थी, भावपूर्ण प्रस्तुति थी। प्रेम के दृश्यों को इसमें बड़े रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया गया। मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितम न चुंबितम तु। यह जो दुष्यंत कहता है और इस श्लोक की आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त इसकी ध्वनियों की, वक्रोक्तियों की, तू के अव्यय के प्रयोग की जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, उसके कारण कालिदास की कविता का यह अनुपम उदाहरण भी माना जाता है। इस श्लोक को साकार करते हुए दुष्यंत चुचुम बिशा के साथ झुका हुआ है, शकुंतला परज रही है, पीछे हट रही है और यह ठुड्डी उठा करके दुष्यंत उसके ऊपर झुक रहा है। इस दृश्य को इसमें प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार की ये प्रस्तुतियां हैं। चाइनीज यूथ थिएटर द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल की प्रस्तुति की गई
1957 में या दूसरे पड़ाव के भीतर कहा जाना चाहिए था। अनेक विदेशी रंगमंडलियों के द्वारा शाकुंतल प्रस्तुत किया जा रहा है। बीजिंग ऑपेरा के द्वारा भी अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया गया चीनी भाषा में। या उसी का चाइनीज यूथ थिएटर के द्वारा प्रस्तुत अभिज्ञान शाकुंतल का एक दृश्य है। इसमें पीछे दृश्यबंध मनोरम है। जंगल का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। दुष्यंत और शकुंतला के बीच तीसरे अंक में जो प्रणय है उसको इसमें दिखाया गया है। अंत में उज्जैन में कमलेश दत्त त्रिपाठी जब कालिदास अकादमी के निर्देशक रहे तो उस समय विदेशों से अनेक संस्कृत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सुप्रसिद्ध पंडित विदेशी विद्वान उसमें संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आते थे। उसी प्रकार से कालिदास समारोह की जो एक सप्ताह तक नाट्य प्रस्तुतियां चलती थीं उसमें भी विदेशों की मंडलियां प्रस्तुतियां देने के लिए आती थीं। कई विदेशी मंडलियों के संस्कृत नाटकों के प्रयोग उस समय हमको देखने का अवसर मिला। जापान से अभिमार्कम की प्रस्तुति आई थी। जापानी भाषा में भास के नाटक को उन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर प्रयोग वह हुआ। ग्रीस से, एथेंस से पोलोस थिएटर के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया गया 12 नवंबर 1986 को उज्जैन में कालिदास समारोह के मंच पर। यह भी प्रस्तुति हमको देखने को मिली और एक अलग प्रकार का यह प्रयोग था। ग्रीक ट्रेजेडी में जिस प्रकार से कोरस का प्रयोग होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया। और बड़ी विशेषता इसकी यह थी कि 3 शकुंतलाएं, शकुंतला के अभिनय के लिए 3 अभिनेत्रियां इसमें मंच पर उतरी। यह बहुत ही सुसमंजस और समीचीन प्रयोग है क्योंकि हम देखते हैं कि कालिदास के शकुंतला के कम से कम 3 रूप अभिज्ञान शाकुंतल में आते हैं, चाहे तो 4 रूप भी कह सकते हैं। आरंभ में पहले अंक में जो शकुंतला अवतरित होती है भोली भाली किशोरी मुग्धा बालिका है। पुरुष के संपर्क को उसने नहीं समझा जाना है। कुछ प्रेम संबंधों के बारे में जानती है, हंसी मजाक कुछ करती है। लताएं पेड़ों से लिपट रही हैं। लता का विवाह सहकार वृक्ष से करा दिया मैंने, ऐसा हंसी में कहती है। पर प्रेम क्या होता है सचमुच में नहीं जानती है। पुरुष के संपर्क को नहीं समझती है। पहली बार पुरुष के संपर्क में आती है तो भीतर कितनी वेदना से गुजरती है। कैसे यह आश्रम विरोधी भाव मेरे मन में आ गया। यह दुष्यंत को देखते ही पहली प्रतिक्रिया उसके भीतर होती है कि यह मेरे मन को क्या हुआ। उसके बाद बड़ी गहरी वेदना से गुजरती है और साहस भी करती है, दुष्यंत के साथ गांधर विवाह कर लेती है। लेकिन अथाह वेदना उसके भीतर है और वह बदली हुई शकुंतला है। वह गर्भ धारण भी करती है, माँ बनने वाली है। ये एक दूसरी शकुंतला है जो बहुत गंभीर हो चुकी है। वह भोली भाली मुग्धा नायिका नहीं रह गई है दुष्यंत के संपर्क में आने के बाद। 5वें अंक में तेजस्विनी शकुंतला जो दुष्यंत को डपट सकती है। का इदानीं तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते धर्म कंचुक व्यपदेशिना। धर्म का लबादा ओढ़े हुए तू पाखंडी, ऐसा तक उसके मुंह पर कह देती है। यह तेजस्वी रूप भी उसका सामने आता है। आहत शकुंतला, धोखा दुष्यंत के द्वारा उसको दिया गया है। उसके मर्मांतक अनुभव को झेलती हुई शकुंतला, यह एक शकुंतला है। अंतिम अंक में जो शकुंतला आती है वो सारी वेदना की तपस्या से गुजर करके और निष्प्रह बन चुकी है, तपस्विनी बन चुकी है। उसको दुष्यंत भी नहीं पहचान पाता, 5वें अंक में भी नहीं पहचान पाता। केयम अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधना नाम किसलयमेव पांडुपत्राणाम, ऐसा कहता है। कौन यह है। इसी तरह से 7वें अंक में जब देखता है तो चकित रह जाता है। यह तपस्विनी शकुंतला का अंतिम अंक में हम दर्शन करते हैं। इसलिए 3-3 शकुंतलाएं 3 अभिनेत्रियों के द्वारा पोलोस थिएटर की इस प्रस्तुति में सामने लाई गई। कुछ चित्र उसके आप देख सकते हैं। या पहले अंक में शकुंतला को अंगूठी पहनाते हुए दुष्यंत, अंगूठी देने का प्रयास करता हुआ दुष्यंत है। या इस अंगूठी के द्वारा अनऋण हो जाए ऐसा कहता है। सखियां खड़ी हुई है और दुष्यंत उसको अंगूठी पहनाने का प्रयास कर रहा है।
यह दूसरी शकुंतला आ जाती है। पुरुष का संपर्क जो देख चुकी है, यह शकुंतला है इस नाटक में। और अपनी सखियों के साथ, और दुष्यंत पीछे खड़ा हुआ है, उसके साथ यह शकुंतला आती है, विचित्र भावबोध से गुजरती हुई शकुंतला। और इसकी विभिन्न भावपूर्ण स्थितियां इस प्रयोग में दिखाई गई। ग्रीक भाषा में नाटक हो रहा था, लेकिन जो हो रहा है उसको काफी कुछ समझ सकते थे हम, जो कुछ भी चल रहा है, और उसकी व्याख्या भी बाद में की गई। तो यह शकुंतला के कई रूप इसमें फिर प्रस्तुत किए गए। और यह दुष्यंत और उस विदूषक दोनों को यहाँ दिखाया गया है, और दोनों सखियां और दुष्यंत, इस प्रकार से यह नाटक प्रस्तुत किया गया। यह पूरा ग्रुप आप सामने देख सकते हैं। आगे चल करके शाकुंतल की रंग यात्रा और आगे बढ़ती है। नाट्यशास्त्र को जो जानने वाले लोग, कलाकार हैं, संस्कृत के भी अच्छे पंडित हैं, वे अभिनय करते हैं। वे पारंपरिक नाट्य शैलियों में भी प्रशिक्षित हैं, कुशल नाट्य निर्देशकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार के प्रयोग शाकुंतल के होने लगते हैं। श्रृंगेरी परिसर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के, जो इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, अथवा गुरुवायूर परिसर, अथवा जयपुर परिसर, इनके द्वारा जो प्रस्तुतियां अब हो रही हैं, उनमें नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग रंग विधान को अपनाते हुए, नाटक की गहराइयों में उतरते हुए, एक एक संवाद को सुंदर रूप में निभाते हुए प्रस्तुतियां की जा रही हैं। और यह रंग यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है। एक महत्वपूर्ण रंगकर्मी इस समय स्मरणीय हैं, जिन्होंने संस्कृत में सुंदर नाट्य प्रस्तुतियां नाट्य शास्त्र के विधि विधानों की समझ के साथ की। कमल वासिष्ठ हमारे समय के जाने माने रंगकर्मी हैं, और उनकी अनेक प्रस्तुतियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही हैं। विक्रम वशियम उन्होंने जो प्रस्तुत कराया, भारत भवन में प्रस्तुत किया गया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी। और मूल संस्कृत में नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर अत्यंत कल्पनाशीलता के साथ उन्होंने विक्रम वशियम को उतारा। उसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल का प्रयोग उन्होंने कराया, पूरा मूल संस्कृत में संस्कृतज्ञ छात्रों के द्वारा उनको प्रशिक्षित करते हुए मूल पाठ जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत कराया, और आहार्य और रंगों की योजना, प्रॉपर्टीज का प्रयोग जिस प्रकार से वे कराते हैं, उसके कारण उनके प्रयोग सदैव उल्लेखनीय रहते हैं। अंत में एक शैली, आख्यान की शैली आती है। कई कई शैलियों में अभिज्ञान शाकुंतल खेला गया, जैसा मैंने कहा। नृत्य नाटिका के रूप में खेला गया, वह यूरोप की यथार्थवादी शैली में खेला गया, वह पारसी थिएटर कंपनियों द्वारा पारसी शैली में खेला गया। हमारी एक पारंपरिक शैली आख्यान के रंगमंच की भी रही है। एक कथा गायक, कथा कथक पूरे नाटक की कथा कहता है, बीच बीच में अभिनय भी वह करता है। इस शैली में भी अभिज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया जा सकता है। और हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के नाट्यशास्त्र विभाग में प्रवाचक और अध्यक्ष श्री प्रसाद भिड़े ने दिसंबर के महीने में वहां जो मेरे संयोजकत्व में नाट्यशास्त्र पर कार्यशाला चल रही थी, उसमें इस शैली में अभिज्ञान शाकुंतल के कुछ अंश प्रस्तुत किए। इस शैली में वे सुश्री धनश्री लेले के साथ बंबई में इसकी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। यह एक अलग प्रकार की शैली है, और इसमें शाकुंतल की व्याख्या कथा कथन के द्वारा प्रेक्षकों को संबोधित करते हुए भी की जाती है। वही कथा कथक नाटक के पात्रों का अभिनय भी करने लगते हैं। वे नाटक के अभिनय संसार में प्रवेश करके फिर प्रेक्षकों के सामने कथा कथक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। यह जो सूत्रधार का रंगमंच है, इसके कई आयाम इसमें हमारे सामने खुलते हैं। तो इसकी एक झलक मैं प्रस्तुत करूंगा, और इसके साथ इस कड़ी को, तीसरी कड़ी को विराम दूंगा। आरंभ में नांदी प्रस्तुत की। नांदी में एक तीसरे पात्र का भी सहयोग लिया गया। इस प्रस्तुति में रोहिणी कल्याणी फगड़े, जो ओडिसी की अच्छी कलाकार हैं, नांदी में
नांदी गान के साथ उनके द्वारा नृत्य कराया गया, उसकी एक झलक मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। और उसके बाद इस नाटक में 2 एक कथा गायक या कथा कथक न होकर के 2 कथा कथक हैं, जो परस्पर एक-दूसरे से संवाद भी करते हैं, बहस भी करते हैं, आक्षेप, प्रश्नोत्तर भी करते हैं, शाकुंतल की व्याख्या भी करते हैं, कवि के मर्म की व्याख्या उसके द्वारा वे करते हैं। फिर वे ही दोनों बारी-बारी से किसी पात्र का अभिनय भी करने लगते हैं, दर्शकों को, प्रेक्षकों को संबोधित भी करते हैं। ये दोनों ही रूपों को इस प्रस्तुति के मैं प्रस्तुत करूँगा। इसमें नांदी को जो मराठी नाट्य संगीत है उसकी शैली में प्रस्तुत किया गया और नृत्य के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही नाटक की प्रस्तुति, ये 2 पात्र पूरे नाटक की प्रस्तुति करते हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का एक बड़ा मनोहारी रूप इस रूप में हमारे सामने आता है। उसकी भी एक झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नाटक 2 पात्रों की बातचीत के द्वारा आरंभ होता है। सूत्रधार और विदूषक जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, प्रस्तावना में कुछ उस प्रकार से भी बातचीत होती है। एक पारंपरिक रंगमंच हमारे यहाँ सूत्रधार का रंगमंच रहा है, जिसमें सूत्रधार आद्यंत रंगमंच पर उपस्थित रहता है और कथा की व्याख्या भी करता चलता है। लोकनाट्यों में भी सूत्रधार इस रूप में आता है। सूत्रधार का भी यह रूप हम इसमें देखते हैं और सूत्रधार अपने एक सहयोगी के साथ है। वह सहयोगी भी उसका नाटक की प्रस्तुति में अनिवार्य अंग बन जाता है उस प्रस्तुति का। तो उसी का एक झलक किस प्रकार से सूत्रधार और विदूषक अदला-बदली करते हैं एक दूसरे के की भूमिका की, यह हम इसमें देखते हैं। शकुंतला एक ऐसा पुष्प है जो अनाग्रात है, जिसे आज तक किसी ने नहीं सूंघा। शकुंतला एक ऐसा पल्लव है जिसे आज तक किसी ने भी नखाग्र से नहीं छेड़ा। शकुंतला एक ऐसा रत्न है जिसे आज तक किसी ने नहीं बिंधा, और शकुंतला ऐसा मधु
जिसे आज तक किसी ने नहीं चखा। मधु मधु जिसे आज तक किसी ने चखा नहीं। मैं तो कहता हूँ मित्र, तुम उसे अपना लेना, अन्यथा इंगुरी का तेल शीर्ष पर चिपके हुए कोई ऋषि के वो समीप जाएगा। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसी थी उसकी दृष्टि तुम्हारे लिए? क्या कहूँ माधव्य, जब वो चल रही थी तब उसके पैर में कांटा चुभ गया और उसके उत्तरिया का कोना किसी वृक्ष के टहनी में उलझा। वो कांटा निकालने के लिए और अपना वस्त्र सुलझाने के लिए वो वहां खड़ी रही और उसने मेरी तरफ जिस भाव से देखा, मैं उसका वर्णन क्या करूं माधव्य। ओहो, कांटा चुभा और जिस भाव से देखा। मित्र, इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। अर्थ ऐसा है कि कृतं त्वया तपोवनम उपवनम इति। तुमने तो इस तपोवन का रूपांतर उपवन में कर दिया है। वाह वाह। तो इस तरह से विदूषक और मधुनवमनास्वादित तो इस तरह से विदूषक और मधुनवमनास्वादित। यह एक झलक इस शैली की थी। इस शैली में भी शाकुंतल की प्रस्तुतियां होती रही हैं, होती रहेंगी। शाकुंतल की यह रंग यात्रा जारी रहेगी। इस तीसरी कड़ी को यहाँ हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।